यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास के लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। पहला सवाल देखिए, 1848 की क्रांतियों की प्रभावों की समीक्षा कीजिए। 1848 में जितनी भी क्रांतियां हुई विभिन्न देशों में, उनके क्या प्रभाव हुए वो हमें समीक्षा करना है, ब्यौरा देना है। आइए इसका आंसर करते हैं। तो पहले समझिए आपको आंसर कैसे करना है। 1848 की क्रांतियाँ ये 7 देशों में हुई, ठीक है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बोहेमिया और पोलैंड, ठीक है। तो आपको आंसर यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है, ठीक है। 1830 के बाद 1948 में यूरोप के अनेक राष्ट्रों की पुनः क्रांतियाँ हुई, जिनमें इनके नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद इनके नाम हो गए और फिर यहाँ से 1830 की क्रांतियों ने प्रक्रियावादी तत्वों को दुर्बल कर दिया, ठीक है, परंतु उसका प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सका। 1830 के बाद यूरोप में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन हुए, आर्थिक क्षेत्रों में भी, लोगों के आर्थिक क्षेत्र जो व्यवसाय होते हैं उनमें भी परिवर्तन हुए। शासन पर मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ा, जो मिडिल क्लास थे उन पे शासन का प्रभाव, दबदबा बढ़ गया शासन पर, ठीक है। परंतु सर्वसाधारण देखा जाए, जनरली बहुसंख्यक वर्ग जो जितने भी ज़्यादा वर्ग के थे, किसान, श्रमिक थे, सत्ता से अलग रखे गए, ठीक है। तो इनमें क्या हुआ, असंतोष की भावना बढ़ने लगी, तो परिणाम स्वरूप बेरोजगारी, कीमतें बढ़ीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ तक कर लेना है। ये हो गए इनके प्रभाव, ये सारे हो गए, तो इसका आंसर आपको यही कर लेना है। देखिए, राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। राष्ट्रवाद जो उदय हुआ उस पर, यूरोप पर और पूरे विश्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ा वो बताना है। करेंगे राष्ट्रवाद के प्रभाव, लिख के डैश देना है। 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिन राष्ट्रवाद की लहर चली उसमें व्यापक और विश्वव्यापी प्रभाव हुए, ठीक है, विश्व स्तर पर भी प्रभाव हुए। तो हमें कम से कम यहाँ पे बहुत सारे दिए गए, हमें 5 लिखना है। पहला हो गया, राष्ट्रीय की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्र में क्रांतियाँ और आंदोलन हुए, ये पहला प्रभाव हो गया, ठीक है। यानी देखिए ये सारे प्रभाव हुए, नए राष्ट्रों का विकास हुआ, ठीक है। तो फिर इसके बाद इनके परिणाम स्वरूप अनेक नए राज्यों का उदय हुआ, फिर ये पहला पॉइंट हो गया आपका। और इसी तरीके से देखिए आपको कम से कम ये 5 पॉइंट को लिख लेना है, ये सारे प्रभाव हो गए। समझ में आ गया कैसे लिखना है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक दूसरा समाप्त हो गया आपका। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा सवाल है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करें। तो आइए इसका आंसर करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम में जितनी भी घटनाएं हैं उसको हमें वर्णन करना है। देखिए जिस तरीके से भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, और उसी तरीके से यूनान का भी अपना स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। तो यूनान में ऑटोमन साम्राज्य ये गुलाम बना दिया था, किसको, यूनान को। तो ऑटोमन साम्राज्य, और इसे ऑटोमन साम्राज्य को तुर्की साम्राज्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुर्की साम्राज्य भी कहा जाता है। तो यूनान में ऑटोमन साम्राज्य और रूस द्वारा ये क्या हुआ, गुलाम बना दिया गया। तो वहाँ के निवासियों द्वारा इनसे बचने के लिए, यानी स्वतंत्रता पाने के लिए जो संग्राम, जो संघर्ष करने पड़े, वही हमें बताना है। समझ में आ गया। इस शताब्दी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, और इस साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न भाषा, ठीक है, निवासी थे। यानी तुर्की ने यूनान को अपने कब्जे में ले लिया। यूनानियों में भी क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी, और उसे अपने यूनान को ऑटोमन साम्राज्य से मुक्त करना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनमें बहुत सारी घटनाएं घटी, और जो स्वतंत्रता विद्रोह प्रारंभ हुआ वो प्रारंभ हुआ 1921 से, ठीक है। अलेक्जेंडर हिप्पलास के नेतृत्व में मोल्डेविया विद्रोह हुआ, और इसमें क्या हुआ जो विफल हो गया, और यहाँ बायरन की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ। अब इसके बाद 1929 में एड्रियानोपुल की संधि हुई, और इस संधि में वंशानुगत और राजशाही शासन व्यवस्था यूनान पर जो पारित करने के लिए लगाई, लेकिन यूनानी राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं थे, इसके विरोध किया। तो उन्होंने एक संधि कर दी 1932 में, कस्तूतनिया की संधि। तो इस संधि के माध्यम से जो यूनान था उसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यानी यूनान तुर्की शासन और यूरोप के प्रभाव से पूरी तरीके से मुक्त हो गया फाइनली। समझ में आ गया। और ये इसके परिणाम है। तो परिणाम हमें नहीं लिखना है, बस हमें यही लिखना है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हमें ऐसे लिखना है। देखिए, यूनान प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र था, और इसका अतीत क्या था, गौरवमय था।
15वीं शताब्दी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आ गया और 18वीं शताब्दी में तुर्की की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी। उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। सम्राट की कमजोरी का लाभ उठाकर राष्ट्रवादी तत्व सक्रिय हो गए तथा 18वीं सदी के अंतिम चरण तक यूनान में राष्ट्रवादी विचारधारा बलवंती होने लगी। तो राष्ट्रवादी विचारधारा हुई। तो 1921 में एलेक्जेंडर हिप्पॉलिटस में नेतृत्व में एक मोल्डाविया में विद्रोह हुआ, लेकिन विद्रोह के विफलता मिली। विद्रोहियों ने उसे क्या, जो यूनानी जनता थी वो इसे ठुकरा दी। लेकिन 1929 में एंड्रोफूल की संधि हुई, जिसमें यूनान के वंशानुगत राजशाही शासन प्रस्ताव पारित किए, लेकिन यूनानी राष्ट्रवादियों ने इसे ठुकरा दिया पुनः। और 1932 में कस्तूनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान के राष्ट्र की स्थापना हुई। ये हो गई पूरी घटना। समझ में आ गया? तो इसका आंसर आपको यही पूरा लिख लेना है। इसके बाद देखिए अगला सवाल चौथा, इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को इंगित करें। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इटली को एक करने में विभिन्न चरण कौन कौन से थे उसको हमें बताना है। तो यहाँ पे समझिए इटली का एकीकरण। ठीक, तो देखिए इसका आंसर हम कैसे करेंगे। इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में ये 3 व्यक्तियों का प्रमुख योगदान रहा। आपको ये पूरा लिखना है। इटली के एकीकरण में, ठीक है, प्रमुख नायक थे मेजनी, कावूर और गैरिबाल्डी। इनकी मान्यताएं एक दूसरे से भिन्न थी, तथापि इन तीनों ने सम्मिलित प्रयासों से इटली का एकीकरण हो सका। तो सबसे पहले हम मेजनी के बारे में लिखेंगे। तो थोड़े से आपको मेजनी के बारे में लिख लेना है। देखिए, मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा यानी पैगंबर कहा जाता था। वो दार्शनिक, लेखक और राजनेता था और उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की। ठीक है, वो लिखने के बाद देखिए फिर हम यहाँ से लिखेंगे एक इटली के एकीकरण 3 चरणों में संपादित हुआ। वो लिखने के बाद आपको थोड़े से यहाँ तक आपको कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा चरण देखिए, इटली के एकीकरण द्वितीय चरण में गैरिबाल्डी का योगदान रहा। तो इन्होंने, तो इसके बाद, ठीक है, तो गैरिबाल्डी जो योगदान था यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद इटली के एकीकरण का अंतिम चरण जो है, अंतिम चरण हम यहाँ से लिखेंगे। इटली के एकीकरण का तीसरा और अंतिम चरण जर्मनी के एकीकरण के साथ पूरा हुआ। 1861 में काबूल की मृत्यु हो चुकी थी और गैरिबाल्डी भी राजनीति से अलग हो गया था और अतः इटली के एकीकरण नेतृत्व विक्टर एमनुएल ने संभाला। ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, यहाँ तक हो गया, संभाला, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद फिर आपको थोड़े से यहाँ से लिख लेना है। देखिए, मुसोलिनी ने 1929 में पोप से समझौता कर, ठीक है, लेटरन संधि विक्टर पोप का आतिथ्य स्वीकार कर लिया और इस प्रकार इटली का एकीकरण लंबे संघर्ष के बाद पूरा हुआ, जिसमें मेजनी, काबूल, गैरिबाल्डी से राष्ट्रवादियों का प्रमुख भूमिका थी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको आंसर कर लेना है। इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया संक्षिप्त हमें समझाना है। जैसे हमने इटली का लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए करते हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। देखिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका। ठीक है, 1962 में प्रजा के राजा विलियम्स प्रथम चांसलर बना। तो ये पूरा लिखते हुए जनवरी 1971 में विलियम्स प्रथम जर्मन सम्राट बना। यहाँ तक हो गया। तो 1800 कब बना? 1871 में सम्राट बना और एक संधि हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि, और इस संधि के पश्चात ही एकीकरण पूरा हुआ। तो आपको फिर यहाँ से लिखना है। जुलाई 1870 में फ्रांस के शासक नेपोलियन ने द्वितीय ने प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और सेडान की युद्ध ठीक हुआ और उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और इस तरीके से एकीकरण पूरा हुआ। समझ में आ गया? तो यहाँ से यहाँ तक पहले आपको ये पूरा लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर समाप्त हुआ।